नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल वॉइस। आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। आदिवासी और दलित अधिकार संगठनों ने आज पूरे देश में देशव्यापी बंद बुलाया है। इनकी मांग है कि केंद्र उनके अधिकारों की रक्षा के लिए 2 अध्यादेश लेकर आए जिन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का असर पड़ा है। इस तरह के आदेशों के मामले में अध्यादेश लेकर आए केंद्र सरकार, ये मांग है इन संगठनों की। इसमें पहला अध्यादेश आदिवासियों के वन अधिकारों से जुड़ा हुआ है, जबकि दूसरा यूजीसी फैकल्टी के पदों में सही प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कराने का है। यह भी मांग की जा रही है कि सरकार संविधान में अनुच्छेद 312 के तहत भारतीय न्यायिक सेवाओं की शुरुआत करे ताकि उच्च न्याय व्यवस्था में एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यकों और महिलाओं को शामिल किया जा सके। यहां यह जानना बेहद जरूरी है कि इस बंद को कई पार्टियों ने समर्थन दिया है और एक तरह से इस बंद के जरिए सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मंजूरी दी थी, आपको याद होगा, जिसमें कोर्ट ने देश के विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी वर्ग को आरक्षण देने के लिए 13 पॉइंट रोस्टर को लागू करने का आदेश दिया था। इससे पहले 200 पॉइंट रोस्टर के जरिए ये आरक्षण दिया जाता था। जिन संगठनों ने आज भारत बंद बुलाया है, उनकी मांग है कि उच्च शिक्षण संस्थानों की नियुक्तियों में 13 पॉइंट रोस्टर के जरिए 200 पॉइंट रोस्टर व्यवस्था फिर से एक बार लागू की जाए अध्यादेश के जरिए। बंद का समर्थन कौन कौन सी पार्टियां कर रही हैं? इसमें कांग्रेस, राजद, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी जैसी ये तमाम बड़ी पार्टियां, विपक्षी पार्टियां शामिल हैं। आरक्षण के मसले को सरकार ने अगर तत्काल सही तरीके से नहीं निपटाया तो उससे चुनावों में भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। 2019 के चुनाव लोकसभा के बस आने ही वाले हैं और उससे पहले एससी, एसटी और ओबीसी की नाराजगी सरकार को भारी पड़ सकती है और इसी के तहत सरकार में मंथन भी शुरू हो गया है भीतर खाने, इसकी जानकारी मिल रही है। उच्च शिक्षण संस्थानों में एससी, एसटी और ओबीसी की आरक्षण व्यवस्था में सुधार के लिए अध्यादेश लाया जा सकता है। ये भी जानकारी मिल रही है कि सरकार ये फैसला कर सकती है। 6 मार्च को कैबिनेट की अंतिम बैठक है, क्योंकि इसके बाद लोकसभा चुनाव की घोषणा हो जाएगी और उसके बाद फिर इस तरह के अध्यादेश लाना नामुमकिन होगा। इससे पहले ही पीएम मोदी को इस मामले पर फैसला लेना होगा कि सुप्रीम कोर्ट के 22 जनवरी 2019 के आदेश को पलटते हुए क्या अध्यादेश लाया जाएगा। जानकारी के मुताबिक इस बारे में सरकार एक अध्यादेश ला सकती है कि विश्वविद्यालयों में विभागवार की जगह फिर से एक बार संस्थानवार आरक्षण लागू किया जाए। अंतिम कैबिनेट बैठक में सरकार कई महत्वपूर्ण फैसले ले सकती है और उसी से पहले दबाव बनाने के लिए आज ये भारत बंद बुलाया गया है। प्रयागराज में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लखनऊ जाने वाली गंगा गोमती ट्रेन रोक दी। ये ट्रेन करीब 20 मिनट तक रुकी रही। इस ट्रेन को बैरहना के पास रोक दिया गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, भारत बंद की ये तस्वीरें, हाथ में भारत बंद का पोस्टर लिए हुए 200 पॉइंट रोस्टर फिर से लागू करने की मांग को लेकर के ये भारत बंद जो है, इसका असर देखिए प्रयागराज में देखने को मिला, जहां पर ट्रेन रोकी गई। सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन और सरकार से इस बात की मांग, ये अध्यादेश वो लाए। विश्वविद्यालय में जो प्रोफेसरों की नियुक्ति को लेकर के जिस तरीके से 13 पॉइंट रोस्टर लागू करके जिस तरीके से पिछड़ों और दलितों का हक छीना गया है, 200 पॉइंट रोस्टर लागू किया जाए, जिसकी मांग को लेकर के आज पूरे भारत में जिस तरीके से भारत बंद का जो है आह्वान हुआ है, पूरे तमाम दल जो है इसमें भारत बंद में जो है शामिल हैं। उसी को नेतृत्व करते हुए आज हम लोगों ने इलाहाबाद में जो है गंगा गोमती ट्रेन को लगभग आधे घंटे से रोके रखा हुआ है और जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती, ये सड़कों पर आंदोलन अब निकल आया है और लगातार आंदोलन जारी रहेगा। तो इस तरह की जो आवाजें हैं आज पूरे देश से उठ रही हैं और जगह जगह पर जो तस्वीरें उभर कर सामने आई हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। प्रतिक्रियाएं भी तमाम आ रही हैं क्योंकि कई विपक्षी पार्टियां इस भारत बंद पर साथ खड़ी हो गई हैं। 13 पॉइंट रोस्टर पर अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है और ट्वीट के जरिए बीजेपी पर हमला बोला है। अखिलेश ने कहा है कि समाजवादी पार्टी भाजपा द्वारा शिक्षण संस्थानों में लागू आरक्षण विरोधी 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम का विरोध करती है। ये ट्वीट समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का।
तो भारत बंद है आज, मांग क्या क्या है ये आप देख लीजिए जल्दी से, उसके बाद हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। आदिवासी दलित अधिकार संगठनों ने यह बंद बुलाया है 13 पॉइंट रोस्टर लागू करने के खिलाफ, जिस पर सुप्रीम कोर्ट की मोहर लग गई, उसके खिलाफ अब अध्यादेश ला करके इस फैसले को पलटा जाए, ये मांग कर रहे हैं ये तमाम संगठन। 2 अध्यादेश लाने की मांग है। पहला अध्यादेश हमने आपको बताया, एक और अध्यादेश जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है आदिवासियों के वन अधिकारों से संबंधित। ये भी फैसला सुप्रीम कोर्ट का है, आपको मालूम होना चाहिए, जिसमें कि जो 16 राज्यों के आदिवासी हैं उन्हें वन क्षेत्र खाली करने का आदेश दे दिया गया है और उसके बाद करीब 10 लाख फैमिलीज हैं, 10 लाख परिवार हैं आदिवासियों के जो कि इससे प्रभावित हो सकते हैं। और इसीलिए यह माना जा रहा है कि ये 2 महत्वपूर्ण मांगे सरकार पर दबाव बना रही हैं और चुनावों से पहले सरकार क्या फैसला करती है, क्योंकि अगर ये गुस्सा बढ़ता गया, अगर ये आक्रोश या संतोष बढ़ता गया तो लोकसभा चुनावों के मद्देनजर ये मौजूदा सरकार के लिए ठीक नहीं होगा। और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि सबसे पहले जो 13 पॉइंट रोस्टर के बारे में अध्यादेश लाने की बात है उस पर सरकार कोई फैसला कर सकती है आखिरी कैबिनेट मीटिंग में। और एक और मांग जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं, जो आदिवासियों के बारे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है उसको लेकर के है कि उसके खिलाफ भी अध्यादेश लाइए और जो आदिवासी जो कि बेघर होने की कगार पर आ गए हैं, करीब 10 लाख परिवार, उनके हितों की रक्षा की जा सके। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे आज कि सरकार के सामने कितनी बड़ी चुनौती है और इस भारत बंद के जरिए जो दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, क्या उसका सकारात्मक कोई परिणाम सामने आने वाला है। आदिवासी और दलित संगठन हैं जिन्होंने भारत बंद बुलाया है और इसको कई विपक्षी पार्टियों का समर्थन हासिल है। लेकिन समझने की बात यहां पर यह भी है कि ये फैसले जो हैं ये कोर्ट के फैसले हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं और कई तरह के जो आरोप हैं सरकार पर इस तरह से लग रहे हैं कि जब भी सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला आता है तो वहां पर जो सरकारी वकील होते हैं, सरकार की ओर से जो पक्ष रखा जाता है, अगर वो सही तरीके से रखा जाए तो फैसला जो है वो किनके पक्ष में आ रहा है इस पर असर भी पड़ सकता है। अब आरोप यही लगाया जा रहा है इन संगठनों की ओर से कि सरकार ने ठीक तरीके से पक्ष नहीं रखा और इसीलिए आज देखिए इस कगार पर ये देश खड़ा है कि अंदर खाने से, दूसरे दरवाजे से, पीछे के दरवाजे से आरक्षण को खत्म करने का ये पूरा जो इंतजाम है कर दिया गया है और इसका सीधा आरोप सरकार पर लगाया जा रहा है। अगर ये आक्रोश बढ़ता है तो सरकार के लिए कितनी दिक्कत खड़ी हो सकती है। थर्टीन पॉइंट रोस्टर जिसके आधार पर अब आरक्षण दिया जा रहा है, ये विभागवार आरक्षण की व्यवस्था इससे लागू की जा रही है और अभी लेटेस्ट कुछ आंकड़े आए हैं जहां पर 13 पॉइंट रोस्टर के जरिए आरक्षण दिया गया, उसमें बहुत ही कम 6 से 7% ओबीसी को सीट मिली है, बहुत ही कम 1 से 2% एससी को सीट मिली है और करीब 90% से भी ज्यादा जो सीटें हैं वो जनरल कैटेगरी में गई हैं। और इसीलिए यह कहा जा रहा है कि ये आरक्षण पर क्या सर्जिकल स्ट्राइक है, यह भी एक शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है, यह भी एक आरोप सरकार पर लग रहा है कि आरक्षण पर जो सर्जिकल स्ट्राइक ये किया गया है उस पर सरकार का क्या रवैया है और इसमें सरकार की क्या भूमिका है और आगे सरकार क्या करे, अध्यादेश कब लाएगी सरकार, ये बार बार सवाल पूछा जा रहा है और यही आज हम समझने की कोशिश करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस चर्चा में शामिल होने के लिए। राम बाबू द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी की ओर से, कांग्रेस पार्टी की ओर से यशवंत सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, विनय कुमार सिंह समाजवादी पार्टी की ओर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, दिनकर कपूर रहेंगे हमारे साथ इस पूरी चर्चा में, स्वराज अभियान की ओर से वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस चर्चा में और हरिकेश हमारे साथ रहेंगे हमारे सहयोगी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले मैं, चूंकि आप पार्टियों का समर्थन है यशवंत सिंह जी और विनय कुमार सिंह जी इस पूरे आंदोलन को, इस पूरे भारत बंद को, इसीलिए मैं आपसे समझना चाहती हूँ एक एक करके। पहले यशवंत सिंह कि ये चूंकि कोर्ट का आदेश है इसीलिए आपको समझाना पड़ेगा कि सरकार को कैसे आप घेरने की कोशिश कर रहे हैं और क्या क्या मांगे हैं जिनका आप समर्थन कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस जो है वो अंतिम पीड़ा पे खड़े व्यक्ति की और
समाज की अभिव्यक्ति का माध्यम रही है। जिस तरीके से आपने कहा भी कि जब भी कोई इस तरीके की पीड़ा का प्रश्न सुप्रीम कोर्ट के सामने होता है तो बीजेपी नीति ये सरकार जो है उन पीड़ाओं को वहां से सही तरीके से एडवोकेट नहीं कर पा रही, जिसका नतीजा ये हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश जो हैं वो पीड़ाओं के फेवर में नहीं जा पा रहे हैं, जिससे पीड़ाएं जो कभी मांग के शक्ल में होती हैं वो आक्रोशित होकर के सड़कों पे चली आ रही हैं। चूंकि ये सरकार ने ठान लिया है कि हमें सदन और संसद से नहीं, हमें अध्यादेश से ही सरकार चलानी है, अध्यादेश से ही राज्य और समाज चलाना है। तो ये क्या कर रही है कि पहले तो पीड़ाओं को मांगों में, फिर मांगों को आक्रोश में अभिव्यक्त होकर सड़क पे आने दे रही है और फिर उसे अध्यादेश के माध्यम से उसका समाधान दे करके अपने वोट की राजनीति को कर रही है। तो इस तरीके से अगर कोई सरकार वोट को व्यापक बनाने के लिए, उसे विस्तारित करने के लिए इस तरीके से संस्थाओं के साथ जो है छलावा करेगी और स्वांग करेगी और इस तरीके से जो क्लैश ऑफ इंटरेस्ट होते हैं उन्हें स्टेब्लिश करेगी, तो इस तरीके के जो टसल हैं जो सुप्रीम कोर्ट और सड़क के बीच में पैदा हो रहे हैं, ये भारत में पहली बार इतना व्यापक रूप में देखा जा रहा है और इसके पीछे बीजेपी की वोट की राजनीति है, इसके अलावा कुछ नहीं है। दर्शकों को यह समझना बहुत जरूरी है कि आखिर 13 पॉइंट रोस्टर के ऊपर आज इतनी बात हो रही है, क्यों कहा जा रहा है कि पीछे के दरवाजे से आरक्षण को खत्म करने की एक कवायद है और क्यों सरकार पर यह दबाव डाला जा रहा है कि अध्यादेश ला करके वो इस फैसले को पलटे और 200 पॉइंट रोस्टर के जरिए फिर से एक बार आरक्षण लागू करने की जो पूरी प्रक्रिया है उसे लागू करे। क्योंकि पहले 200 पॉइंट रोस्टर के जरिए आपको मालूम है कि जो यूनिवर्सिटीज होती हैं, जो विश्वविद्यालय होते हैं, वो एक मानक होते हैं, वो एक यूनिट होते हैं और उसी के आधार पर जो 49.5% आरक्षण है एससी, एसटी और ओबीसी को मिला हुआ संविधान के तहत, वो इन्हें मिल जाता था। लेकिन अब जो 13 पॉइंट रोस्टर आरक्षण व्यवस्था लागू हुई है, इसके जरिए जब शिक्षक नियुक्त होते हैं विश्वविद्यालयों में, जब वहां पर वैकेंसी निकलती है तो एक जो एक विभाग है उसे एक यूनिट माना जाता है और उसी हिसाब से फिर आरक्षण दिया जाता है। यहां पर जो 49.5% आरक्षण की व्यवस्था है ये प्रभावित होती है और जब आप पूरा आंकड़ा निकालिएगा तो इसके बाद जो आरक्षण लागू हुए हैं इस रोस्टर सिस्टम के जरिए, उसमें कहीं पर 6%, कहीं पर 20%, कहीं पर उससे भी कम ओबीसी को मिल रहा है और एससी की जो बात आ रही है उसको बहुत ही कम 2%, कहीं 5% आरक्षण मिल रहा है। यानी कि जो पूरी की पूरी व्यवस्था है वो बदल गई है और जिस आरक्षण व्यवस्था की बात बार बार की जा रही है कि इसे कभी ये कहा जाता है कि इस पर विचार विमर्श होना चाहिए, इसकी समीक्षा होनी चाहिए और आर्थिक आधार पर जो आरक्षण अभी लागू हुआ है वो भी आपको मालूम है। उसके बाद भी तमाम जो कुछ एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण के समर्थक जो लोग हैं, इसके हिमायती जो लोग हैं, उन्होंने उस व्यवस्था पर भी सवाल खड़ा किया। तो ये पूरा माहौल एक बना हुआ है जिसको लेकर के सरकार को घेरा जा रहा है और इसमें सरकार की बड़ी भूमिका देखी जा रही है। मैं आपसे भी समझना चाहूंगी विनय कुमार सिंह जी कि जब आप लोग ये कह रहे हैं कि भाजपा का फैसला, भाजपा की ओर से जो लागू किया गया रोस्टर है, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने अब इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर मुहर लगा दी, तो आप लोग सरकार को क्यों घेर रहे हैं? देखिए, मैं बता दूं, भारतीय जनता पार्टी इस समय जो है पूरी तरह से पागल हो चुकी है। उसके समझ में नहीं आ रहा क्योंकि आने वाले समय में उसे मालूम है कि उसके 2019 का वोट बैंक समाजवादी पार्टी और बसपा के गठबंधन के बाद उसका वोट खिसकने लगा है। उसे यह नहीं समझ में आ रहा है कि क्या किया जाए। कभी वह सीबीआई को निशाने पर लेकर के उसको बदनाम करने की कोशिश है। यह सबके जो है विश्वसनीयता पे कहीं न कहीं इस सरकार की वजह से जनता के अंदर भ्रम पैदा करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा है, जो ठीक नहीं है। आने वाले समय में इसका परिणाम बड़ा ही जो है गलत आएगा, क्योंकि अभी आप देखे होंगे कुछ समय पहले जो सीबीआई का जिस तरह से इस्तेमाल करके इन्होंने जिस तरीके का हरकत इन्होंने देश में किया है, किसी के ऊपर कभी भी छापा, कभी भी कहीं भी, जिसका कोई आधार नहीं है, किसी के पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन प्रताड़ित करने का। उसी तरह से ओबीसी और एसटी के लोगों को, जितने भी आरक्षित लोग हैं, उनको प्रताड़ित कर
उनको मालूम है कि समाजवादी पार्टी और बसपा के गठबंधन के बाद इन वोटों पर उनकी दाल नहीं गलने वाली है, इसलिए इस तरह की हरकत कर रहे हैं। और आने वाले समय में ये सवर्णों के साथ भी छलावा करने का प्रयास कर रहे हैं। जो 10% का आरक्षण दिया है, कहीं न कहीं सवर्णों के साथ भी छलावा है। पहले वो 50% में संघर्ष करते थे, 10% का छोटा सा लालीपाप दे करके उनको 40% में सिमटाने का प्रयास किया है। यह चाहे दलित हो, ओबीसी हो, चाहे सवर्ण हो। नहीं, लेकिन आपको तथ्यों पर बात करनी होगी विनय कुमार सिंह जी, इसीलिए मैंने आपसे पूछा, क्योंकि देखिए ये पूरा एक प्रोसेस होता है। पहले जो 200 पॉइंट रोस्टर है उसे इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं, इससे जो आरक्षण है वो ठीक तरह से लागू नहीं हो रहा है, इसलिए इस व्यवस्था को बदलिए, 13 पॉइंट रोस्टर आप लागू कीजिए। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो कहा है वो ठीक है और आरक्षण के लिए 13 पॉइंट रोस्टर की व्यवस्था ही लागू की जाए। सरकार की भूमिका समझाइए ना मुझे, क्यों सरकार पर आप लोग निशाना साध रहे हैं? देखिए 2006 का जो अधिनियम था उसके तहत भी यह जो प्रक्रिया ये लाना चाहते हैं, कहीं न कहीं इनका जो कोर्ट को सरकार के माध्यम से जो बताया जाता है उसमें कहीं न कहीं इनके तरफ से कमी है, कमी करने का प्रयास कर रहे हैं। यह एससी और ओबीसी के साथ यह सीधा सा भेदभाव का इनका बहुत पुराना नाता रहा है। आरएसएस के समय से यह एससी और ओबीसी इनके नजर में कभी सुहाते नहीं थे। इस तरह से इनका यह जो है उनके साथ ये छल किया जा रहा है। और सवर्णों के साथ भी यह जो मैं बता दूं, जो सवर्णों को ये लॉलीपॉप दे रहे हैं, यह कहीं उनका लाभ नहीं कर रहे हैं। सवर्णों के साथ भी यह छल करने का प्रयास कर रहे हैं। यह देश को ही भ्रम की स्थिति में डालने का प्रयास कर रहे हैं। पूरा देश चाहते हैं कि जो मेन मुद्दा है उस पर आकर के बात न हो, हम उसे देश को भटकाएं, जिससे हम अपने आने वाले 2000 चुनाव में हम उसका लाभ उठा सके। तो मैं बता दूं, ये बहुत अहम है जो आपने अभी कहा, ये बहुत अहम है। हाँ। यह बिना नमक के पकौड़े हैं। हाँ। इनमें कोई स्वाद है नहीं, चाहे कितना भी प्रयास कर लें। आने दीजिए 2019, चलेगा तलेगा। जुमलेबाजी इधर से भी, जुमलेबाजी उधर से भी, जनता तय करेगी कि किसका जुमला कितना अच्छा है। बहरहाल जो ये कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में जो पक्ष रखा गया वो कमजोर था सरकार की ओर से और इसीलिए इस तरह का फैसला आया है। और ये कोई आरोप पहली बार नहीं लग रहा है राम बाबू जी, ये आरोप पहले भी लगा था। जब आपको याद होगा SC/ST एक्ट के लिए इस पूरे देश में दलितों का आंदोलन बहुत बड़ा हुआ था, वो सड़कों पर उतरे थे और उस वक्त भी अध्यादेश की मांग हो रही थी जो आखिरकार आप लोगों को लाना पड़ा था। लेकिन पहले बहुत फजीहत हुई थी, फिर जाकर के अध्यादेश लाया गया था। उस वक्त भी यही कहा जा रहा था कि सरकार की ओर से जो पक्ष रखना चाहिए था जितनी मजबूती से वो नहीं रखा गया। अब इस मामले में भी यही कहा जा रहा है। बार बार ऐसा क्यों हो रहा है, मैं आपके पास आऊंगी, आप जवाब दीजिएगा। लेकिन उससे पहले दिनकर कपूर स्वराज अभियान की ओर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपकी टिप्पणी बहुत महत्वपूर्ण है। क्या कुछ मांगे हैं आज जो भारत बंद बुलाया गया है उसके तहत? देखिए, एक तो पहली मांग ये है कि 13 पॉइंट जो रोस्टर सिस्टम शुरू किया गया है इसको खत्म किया जाए और जो पुराना 200 पॉइंट रोस्टर सिस्टम था उसके लिए सरकार अध्यादेश लाए। और दूसरा, जो वनाधिकार कानून बना था इस देश में 2006 में, इसके तहत जो आदिवासियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों को वन भूमि पर उनके पुश्तैनी कब्जे के आधार पर उनको अधिकार देना था, इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने बेदखली का आदेश किया था। हालांकि 27 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है। इस संबंध में भी एक अध्यादेश लाने की बात आज के इस भारत बंद में उठाई गई है और सरकार से हमारी ये मांग है। और मैं ये कहना चाहता हूं, बार बार ये कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में पैरवी कौन कर रहा है? अभी मैं आपको बताऊं, वनाधिकार कानून पे जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, 3 बार जो भारत सरकार के वकील थे वो उपस्थिति नहीं हुए। और अभी जब रिव्यू पिटीशन लेके तुषार मेहता साहब गए तो सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि ये बात आप हमको अगर पहले ही कह देते तो शायद हम बेदखली का आदेश, 11 लाख आदिवासियों की बेदखली का आदेश नहीं देते। दूसरा उदाहरण मैं बता रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव ने एफिडेविट दाखिल किया है और उस एफिडेविट में इस बात का जिक्र ही नहीं है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, चीफ जस्टिस इलाहाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने ये कहा है कि वनाधिकार कानून में जितने दावे उत्तर प्रदेश में
73,416 खारिज हुए हैं, उनको फिर से पुनर्परीक्षण करिए, इस बात का उल्लेख ही एफिडेविट में नहीं है। तो जब सुप्रीम कोर्ट के सामने आप तथ्य ही नहीं लाएंगे तो निर्णय पे उसका असर होगा, और उसी का परिणाम है कि आज यह निर्णय हमारे सामने है और इसका राष्ट्रव्यापी विरोध हो रहा है। मुझे लगता है कि सरकार को अध्यादेश लाके अपनी गलती का सुधार करना चाहिए। कुछ संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं झांसी और आगरा से, मैं उनके पास भी चलूंगी, लेकिन राम बाबू जी आप सवाल का जवाब दीजिए, क्यों आप लोगों ने हीला हवाली की? सुब्रा जी, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2017 के फैसला जो सुनाया था 2017 में, सुप्रीम कोर्ट ने उसी को जो है बहाल कर दिया है, ठीक है। उसके बावजूद भी हमारी सरकार ने ये कहा है कि SC ST OBC आरक्षण से जो लोग प्रभावित हो रहे हैं उनको बचाने के लिए हम बिल या अध्यादेश लाएंगे, पहली चीज। दूसरी बात तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज जो भारत बंद चिल्ला रहे हैं सारे विपक्षी दल के लोग, भारत बंद को पूर्णतया जनता ने नकार दिया है। कहीं कोई भारत बंद नहीं है। मैं अभी लखनऊ की सड़कों से गुजर कर रहा हूँ, जगह जगह मैंने देखा है कहीं कोई भारत बंद नहीं है, पूर्णतया नकार दिया गया है। दूसरी चीज, मैं आपके चैनल के तस्वीरें देख रहे हैं आप टीवी स्क्रीन पर? मैं देख रहा हूँ कि 12 से 13 लोग हैं, मैं देख रहा हूँ, आप भी देखिए, जनता भी देख रही है। और मैं आपको ये बताना किसी एक जगह की सिर्फ तस्वीर नहीं है राम बाबू जी, अलग अलग जगहों की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुन लीजिए, हमारी बात को अब समाप्त होने दीजिए। पहले अभी हमारे समाजवादी के साथी जो यहाँ पर बैठे हैं, इन्होंने कहा कि भाजपा पगला गई है। मैं इनसे ये जानना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी जो मुखिया हैं, वो अपनी पार्टी में आरक्षण लागू करेंगे? अपनी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसको बनाएंगे, बताएं जरा हमको, या वो आरक्षण के हकदार हैं, ये बताएं। नहीं, वो तो बात कर रहे हैं कि पहले जातिवार जनगणना का की जो रिपोर्ट है उसको लागू कर दीजिए। चाह रहा हूँ मायावती जी आरक्षण के हकदार हैं, हमारे बाराबंकी से PL पुनिया जी क्या आज आरक्षण के हकदार हैं? ये अपने आरक्षण को जो लाभ ले रहे हैं, ये अपने भाई गरीब भाइयों को क्यों नहीं देना चाहते हैं? मैं इनसे जानना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। सरकार, हमारी सरकार 2014 में जब चुनकर आई थी तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था गरीबों, दलितों, आदिवासियों, किसानों, गांव की सरकार है ये मोदी सरकार। पैरवी क्यों नहीं की सर सुप्रीम कोर्ट ने? अच्छा पालन किया है सुप्रीम कोर्ट ने पैरवी, जो बात दिनकर साहब ने ज्यादा सरकार ने हमारी जो भी योजनाएं हैं उससे दलित वंचित ही सर, मैं चाह रही हूँ कि फैक्ट्स पर बात हो। आज दिनकर साहब ने जो बात कही उसका जवाब दीजिए ना। वो ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने पैरवी नहीं की ठीक ढंग से सुप्रीम कोर्ट में। ये हमारे, मैंने आपको पहले ही जवाब दिया है कि हमारी सरकार ने कहा है कि अगर जरा भी आरक्षण प्रभावित होगा SC ST या OBC का तो हम लोग बिल लाएंगे। हमारी सरकार ने कहा है, तो प्रश्न कहाँ बनता है? मैंने तो सबसे पहले ही उस चीज को आपके समक्ष रख दिया है। अखिलेश जी बताएं, अपनी सरकार में इन्होंने मुसलमानों को 17% आरक्षण की बात कही थी, और कहाँ गया इनका वादा? आप बताएं जरा हमको। अखिलेश जी को ये बताना होगा। दिनकर जी मैं आपके पास आऊंगी, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे। यशवंत जी मैं आपके पास भी आऊंगी, हरिकेश भी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले अलग अलग जगहों से हमारे कुछ संवाददाता जुड़े हुए हैं, उनके पास हम चलते हैं और वहां पर क्या हाल है वो हम समझ लेते हैं। पुष्पेंद्र झांसी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पुष्पेंद्र, वहां पर क्या दिख रहा है? आज भारत बंद है। जी सुब्रा, मैं आपको बता दूं, झांसी में भारत बंद का कोई असर फिलहाल देखने को नहीं मिला। इक्का दुक्का जगह कोई असर दिख रहा है, लेकिन हमारे साथ एक व्यक्ति मौजूद है, उनसे हम समझते हैं कि आखिर ये विरोध क्यों कर रहे हैं आप लोग। देखिए 213 पॉइंट रोस्टर का इसलिए विरोध हो रहा है कि बिहार के विधानसभा चुनाव में आपने एक बयान सुना होगा जिसमें कहा गया था बैकवर्ड और SC को आरक्षण को लेकर क्या बड़ा बयान आया था। उच्च शिक्षा संस्थानों में जिस तरीके से भाजपा सरकार ये अपना कर रहा है, चूंकि माननीय न्यायालय का आदेश है और सही तथ्यों और फैक्टों के आधार पर जो भी क्षेत्रीय दल हैं उनको बहुत अच्छी तैयारी के साथ सुप्रीम कोर्ट जाना होगा, क्योंकि ये OBC और खासतौर से SC और ST के लिए ये बहुत बड़ा विषय होने जा रहा है। हम उच्च शिक्षण संस्थानों में हमारा कोई दलित भाई, हमारा ST भाई या OBC भाई प्रोफेसर जल्दी नहीं बन पाएगा, क्योंकि हमें उतने विज्ञापित पदों के सापेक्ष में हमें उतने लोगों की आवश्यकता होगी, क्योंकि दबा कुचला हुआ जो हमारा व्यक्ति है वो किसी प्रकार से आगे बढ़ना चाहता है, परंतु आप ये जान रहे हैं कि मुखौटा के तौर पे भाजपा सरकार किस तरीके से उच्च शिक्षण संस्थानों में भी अब राजनीति करना शुरू कर दी है।
जैसा कि जो सुब्रा, मैं आपको बता दूं कि जो हमारे साथ व्यक्ति हैं वो बता रहे थे किस तरह से विरोध कर रहे हैं, लेकिन झांसी की बात की जाए तो झांसी में इस जो बंद का आह्वान किया गया था उसका असर ज्यादा देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, आगरा से हमारे साथ जुड़े हुए विवेक जैन, हम उनके पास भी चलते हैं। विवेक, आगरा में क्या स्थिति? यहाँ पर आह्वान करा गया था, भारत बंद का आह्वान किया गया था और आगरा में भी इसकी बात करी थी, लेकिन आगरा में यहाँ पर मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। अमूमन ज्यादातर देखा जाए तो हर जगह हर दुकानें खुली मिली है। हालांकि प्रशासन पहले से ही दुरुस्त था और वो इस चीज में था कि अगर जबरदस्ती कोई दुकान बंद करवाएगा या प्रतिष्ठान की चीजें बंद करवाएगा तो उन पर कार्रवाई करेगी। इस समय हमारे पास आगरा के और लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी, क्या असर दिख रहा है बंद का? मुझे तो यहाँ पे आगरा के अंदर में ऐसा कोई बंद का असर नहीं दिख रहा है, जो कि पूर्ण रूप से होना चाहिए था। मैं समझता हूँ कि इसको हर डिस्ट्रिक्ट, हर जिले में इसको बंद किया जाना चाहिए था, भारत बंद को, लेकिन नहीं किया गया है। मैं इधर देख रहा हूँ, जैसे अभी प्रेजेंट टाइम में मैं यूनिवर्सिटी में हूँ, आगरा यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पे तो ऐसा कोई बंद का नहीं दिख रहा है। तो हाँ, तो सारे काम चल ही रहे हैं। क्या कहना है आपका बंद को लेकर? क्या देखा, क्या लग रहा है? किसी को पता ही नहीं था कि आज भारत बंद है, तो सुबह तब यहाँ आए। आपकी आवाज ठीक से पहुंच नहीं पा रही है हमारे साथ विवेक, लेकिन लखनऊ से चंद्रमणि भी जुड़ गए हैं हमारे साथ, जरा हम उनका भी रुख कर लेते हैं। चंद्रमणि, आप राजधानी में हैं और यहाँ पर जो हाल आपने देखा वो जरा बताएं। जी बिल्कुल, अगर हम यहाँ पर राजधानी के हालात की बात करें तो इस वक्त हम मौजूद हैं लखनऊ विश्वविद्यालय में, जहाँ पर 13 पॉइंट रोस्टर को लेकर मिला जुला असर देखा जा रहा है। जहाँ पर कुछ छात्र संगठन इसके विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं तो कुछ प्रोफेसर और शिक्षक भी यहाँ पर इसके विरोध में नजर आ रहे हैं और लगातार ये मांग कर रहे हैं कि सरकार जल्द से जल्द इसको लेकर अध्यादेश लाए। हम सबसे पहले बात करेंगे प्रोफेसर साहब से, डॉक्टर कुशवाहा जी हमारे साथ में हैं, इनसे बात करेंगे क्या है 13 पॉइंट रोस्टर और क्या मांग चल रही है। देखिए, 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम एक आरक्षण और उच्च शिक्षा में आरक्षण को लेकर एक तकनीकी विषय है, जिसपे 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम को, जिसे हम कहते हैं 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम, इसमें 14 सीटों के आधार पर निर्धारित किया जाता है। इसमें कौन सी सीटें आरक्षित सीटें होंगी और कौन सी सीटें अनरिजर्व सीटें होंगी, उस पर एक कैलकुलेशन है। जैसे कि पहली सीट, दूसरी सीट, तीसरी सीट और 5वीं सीट, 6ठी सीट, 7वीं सीट, 8वीं सीट और 9वीं और इसी प्रकार 10वीं और 13वीं सीट इस तरीके से अनारक्षित होंगी। और जो आरक्षित सीट होंगी उनका प्रतिशत जो है, जैसा कि हमारे संविधान में लिखा है कि 27.5%, जो 27% का रिजल्ट ओबीसी को दिया जाएगा, 15% एससी को और 7.5% एसटी को दिया जाएगा। उसमें से 4 और 8 और 12 के नंबर की जो सीटें हैं, 14 पॉइंट की जो 14 जो सीटें हैं वो ओबीसी को जाएंगी। उसके बाद जो बची हुई सीटें, अच्छा, इस वक्त क्या मांग चल रही है और किस वजह से भारत बंद बुलाया गया? देखिए, ये तो चुनावी खैर साल है, इसमें बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिनको राजनीतिकरण करके देखा जाता है। इसमें सरकार लगातार अपनी तरफ से प्रयास भी कर रही है और अध्यादेश पिछली बार भी लाई थी, अभी हाईकोर्ट गया और उसको सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया। तो ये लड़ाई एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट के उस दिए हुए निर्णय के लिए है, जो सुप्रीम कोर्ट कहती है कि 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम जो है उसी के आधार पर ही उच्च शिक्षा में नियुक्तियां होनी चाहिए। जी बिल्कुल, आप उम्मीद जता रहे हैं कि सरकार अध्यादेश लाएगी। वहीं पर हमारे पास छात्र सभा के मौजूद है, महेंद्र। तो देखिए, ये मिला जुला असर दिख रहा है इस बंद का। भारत बंद जो बुलाया गया है, कहीं पर ज्यादा असर है, कहीं पर कम असर है, कहीं पर बिल्कुल भी असर नहीं है, लेकिन मांग सबकी एक है। मांग है 2 सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के मद्देनजर अध्यादेश लाने का। और हरिकेश, मैं आपके पास आऊं इससे पहले कुछ जो आंकड़े हैं वो चल रहे हैं सोशल मीडिया पर, और उसके जरिए जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज में 13 पॉइंट रोस्टर के जरिए आरक्षण को लागू करने की व्यवस्था की गई है, उसमें किस तरह से जो पूरी व्यवस्था पहले से चली आ रही है आरक्षण की वो प्रभावित हुई है, ये बताया गया है। अब देखिए, जैसे अगर टोटल नंबर्स ऑफ सीट्स 83 है, अगर 83 कुल वैकेंसीज निकली हैं तो
13 पॉइंट रोस्टर के लागू हो जाने के बाद 80 सीटें जनरल को जा रही हैं, 2 सीटें ओबीसी को जा रही हैं और एससी को सिर्फ 1 सीट जा रही है। अब देखिए, पहले के मुकाबले ये जो बदल गया है आंकड़ा, ये जो स्थिति बदल गई है, इसी की वजह से आक्रोश है जो आज सड़कों पर दिख रहा है। अगर टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है वो 673 है, तो इसमें जनरल कैटेगरी को 645 सीटें मिल रही हैं, ओबीसी को 20 मिल रही हैं और एससी को सिर्फ 8 सीटें मिल रही हैं। इस तरह के आंकड़े हैं जो कि अब ये दिखा रहे हैं कि जो डर दिखाया जा रहा है या फिर जो डर है कुछ लोगों में कि इसके जरिए आरक्षण की पूरी व्यवस्था को तहस नहस कर दिया जाएगा, ये कितना वाजिब है? हरिकेश सुब्रा जी, हम बता दें थोड़ा सा हम इस पे। जी, मैं आ रही हूँ सर, एक बार हरिकेश जवाब दे, फिर मैं आ रही हूँ। आप बोलिए, आप क्या बोलना चाह रहे हैं? पिछले साल जो बीएचयू ने अपनी जो रिपोर्ट सौंपी थी मानव संसाधन मंत्रालय को, उसके हिसाब से अगर ये रोस्टर प्रणाली लागू किया जाता है तो मैं आपको बता दूं, एससी की आधी से अधिक सीटें अपने आप कम हो जाएंगी और एसटी की 80% सीटें कम हो जाएंगी तथा ओबीसी की 30% सीटें कम हो जाएंगी। यह समझ लीजिए कि सीधा सा प्रहार है एससी, ओबीसी और एसटी के ऊपर जो इस सरकार द्वारा किया जा रहा है। इनके बस का कुछ है नहीं, ये इससे कुछ होगा नहीं, उसको भी फिर चैलेंज किया जाएगा और आने वाली सरकार। आईआईएम से लेके आईआईटीज तक जो आंकड़े आ रहे हैं, मैं आ रही हूँ आपके पास राम बाबू जी, लेकिन हरिकेश आप जरा बताएं कि कितना ये खतरनाक है, वाकई है इतना खतरनाक जितना बताया जा रहा है? शुभ्रा, मैं सिस्टम पूरा सा थोड़ा सा क्लियर कर दे रहा हूँ। आंकड़ों की बाजीगरी में दोनों तरफ की, गवर्नमेंट चाहे नॉन गवर्नमेंट इस समय जो विपक्ष है और चाहे गवर्नमेंट है, ये सब उलझे हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी आंकड़े आप ला रहे हैं उसका न कोई ऑथेंटिकेशन हो पाता है और ना ही कोई रियलिटी टेस्ट हो पाता है। एक्चुअल पोजीशन तो ये है। दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि आरक्षण में जो 200% का रोस्टर है और जो 13% का 13 पॉइंट रोस्टर है, इनमें फर्क क्या आ रहा है ये भी मैं थोड़ा क्लियर कर दे रहा हूं। होता क्या था कि पहले रिजर्वेशन जब आता था तो पहली सीट चली जाती थी जनरल को, दूसरी सीट जाती थी ओबीसी को, फिर तीसरी सीट जाती थी जनरल को और चौथी सीट जाती थी एससी को, पांचवी सीट जाती थी फिर से जनरल को और जो छठवीं सीट होती थी वो चली जाती थी एसटी को। ये सिस्टमेटिकली प्रणाली था जिस समय 200 पॉइंट रोस्टर चल रहा था उस दौरान, वो चाहे सर्विसेज में हो, वो चाहे आपके मतलब सर्विस के पाने के लिए उस सिचुएशन में हो, चाहे हायर एजुकेशन के प्रोफेसर एंड लेक्चरर्स की बात हो रही हो। 13 पॉइंट रोस्टर की मैं कहानी बता दूं, उसमें क्या इशू है कि 13 पॉइंट रोस्टर में 13 पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते एससी ओबीसी इन दो को तो आराम से सीटें मिल जा रही हैं, पूरा, क्योंकि उनके परसेंट के हिसाब से 27% और 15% का जो रिजर्वेशन है वो भुगतान हो जा रहा है। जब एसटी की बात आती है तो वो 13वें पॉइंट पर जाके फंस जाता है मामला कि 13 के बाद एक बार में उतनी वैकेंसीज निकलती ही नहीं है। हाँ बिल्कुल। अब यही बात है कि अगर आप गफलत पहुंचा रहे हैं कि 83 में, जैसा कि अभी आपने पढ़ा, 83 में 80 सीट आप रिजर्व कोटे के बाहर चली जा रही हो, 3 सीटों पर केवल रिजर्वेशन हो रहा है, ये एकदम कतई गलत बात है और इसको मैं एकदम सिरे से नकार रहा हूं। क्योंकि इसकी टेक्निकलिटी को समझने के लिए पहली बात तो आप गणतज्ञ ले आके बिठाइए, दूसरी बात आप जितने भी सीएस हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, उनको समझाइए, उनके अकॉर्डिंग उस चीज को समझने की कोशिश करिए। आप पूरे साल 5 साल लगातार आप देखे होंगे कि चाहे वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात हो रही हो, चाहे वो डेमोग्राफिक डेवलपमेंट की बात हो रही हो, चाहे जनता के डिविजन्स की बात हो रही हो, आंकड़ों की इतनी बाजीगरी चल रही है। तो आप ये कह रहे हैं कि इतना खतरनाक नहीं है, इतना खतरनाक नहीं बताया जा रहा है। हाँ। बिल्कुल, थोड़ा सा इंपैक्टफुल है जब वो 13 के बाद वो 14वीं सीट की जरूरत पड़ रही है एसटी के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए। ठीक है, दिनकर जी कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए, मैं हरिकेश जी जो बात कह रहे हैं वो बात उनकी सही है। मैं बस इसमें एक बात ये कहना चाहता हूँ कि दरअसल आदेश में जो विभागवार 13 पॉइंट रोस्टर शब्द यूज किया गया है, इसमें जो विभागवार बात है, यहाँ समस्या पैदा हो रही है। बिल्कुल, एक विभाग में ज्यादातर आमतौर पे यूनिवर्सिटी में 4 पोस्ट, 5 पोस्ट, 6 पोस्ट, 7 पोस्ट निकल रही हैं, बहुत ज्यादा और इससे एसटी तो एक तरह से पूरा ही आउट हो गया है, आदिवासी पूरा ही बाहर हो गया है, एससी के भी राइट्स कम हो रहे हैं। अगर ये पूरी यूनिवर्सिटी को जोड़ लिया जाए, पूरी यूनिवर्सिटी को, जैसे पहले शासनादेश था कि समान वेतन वाले पद एक साथ जोड़ के उनके लिए नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होती थी, अगर पूरे उसको बना के किया जाए तो शायद उतनी समस्या नहीं आएगी जितनी समस्या अभी आ रही है। एक बात तो मेरा ये कहना है, और दूसरा मेरा ये कहना है कि देखिए, विवेकानंद तिवारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का ये ऑर्डर है
इलाहाबाद हाईकोर्ट का 7 अप्रैल 2017 का, और इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया है और लागू किया है। मैं ये कहना चाहता हूं कि यह जो जाति की राजनीति, और यहां तक चले जा रहे हैं लोग कि धर्म की भी बात कर रहे हैं, बात इसमें जाति और धर्म की नहीं है। बात यह है कि एक संविधान में आपने कुछ अधिकार कुछ समुदाय को दिए हैं, और वो इसलिए दिए हैं ताकि हमारा लोकतंत्र में उनकी भागीदारी हो और लोकतंत्र हमारा बेहतर लोकतंत्र के बतौर दुनिया में जाना जाए। वह अधिकार खत्म किए जा रहे हैं, इसलिए इसमें जातीय संघर्ष नहीं है, इसमें कोई धार्मिक संघर्ष नहीं है, यह संवैधानिक लोकतांत्रिक अधिकारों का सवाल है, और इसको पूरा करने की पूर्ण जिम्मेदारी सरकार की है, जिसको अध्यादेश लागू से पूरा करना। ठीक है राम बाबू जी, युद्ध का शोर है, पाकिस्तान का शोर है, इन शोरों के बीच में आप सुनेंगे क्या इनकी आवाज जो आज सड़कों पर उतर करके लोग अपने हक की मांग कर रहे हैं? सुब्रा जी, जब अभी सवर्ण आरक्षण का बिल सरकार लाई थी, उस समय भी विपक्ष विभिन्न प्रकार की भ्रांतियां फैला रहा था। भ्रांति है, मैं एक बात साफ कर दूं, वो सवर्ण आरक्षण नहीं बता दूं, उसमें भी भ्रांति है। वो आर्थिक आधार पर लागू किया गया, आर्थिक आधार पर लागू किया गया। मेरी बात हो जाने दीजिए, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। SC ST OBC को विश्वविद्यालय में फैकल्टी में जो भर्ती के लिए आरक्षण डिपार्टमेंट के बजाय यूनिवर्सिटी को ही के आधार पर दिया गया था, ठीक है। जब तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, उच्च शिक्षण संस्थान में सरकार ने आदेश कर दिया है कि कोई भी नियुक्तियां या भर्तियां नहीं होंगी। तो जो अनायास भ्रांतियां फैलाई जा रही, ये कृपया न फैलाई जाए। और मैंने पहले ही कहा है कि सरकार ऑर्डिनेंस या बिल की बात कर रही है, तो लगातार जो इस तरीके की, अब जैसे अखिलेश जी हैं, वो जात की, अभी भाई साहब कह रहे थे कि जात की बात नहीं कर रहे हैं, तो जात की बात नहीं तो क्या कर रहे हैं? क्या गरीबी कैसे आंकी जाएगी? जात से आंकी जाएगी या गरीब को गरीब देखकर गरीबी आंकी जाएगी? आप बताइए हमको। लगातार विपक्ष इस समय जो देश की जनता है उसने विपक्ष को पूरा तहस नहस कर दिया है। देखिए, आप आरक्षण की व्यवस्था पर कोई जजमेंट देने की कोशिश मत करिए राम बाबू जी। राम बाबू जी, जाति के आधार पर होगा, जाति के आधार पर होगा या आर्थिक आधार पर होगा, इसको लेकर कोई जजमेंट आप पास करने की कोशिश मत करिए, क्योंकि इस पर बहुत बड़ी बहस है सर, बहुत बड़ी बहस है। सवर्ण आरक्षण पर जो है उस पर भी सवाल उठाया था। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि किसी भी यशवंत सिंह कांग्रेस की ओर से जुड़े हुए हैं, किसी को बगैर नुकसान पहुंचाए सरकार ने सवर्ण आरक्षण लागू किया। ठीक है यशवंत सिंह जी, कहना यह है कि आप लोग भ्रांतियां फैला करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं इलेक्शन से पहले फायदा लेने के लिए। मैं बताऊं आपको, इसमें कोई भ्रांति नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि आप यूनिवर्सिटी को भी यूनिट मान सकते हैं, और यूनिवर्सिटी को यूनिट मानते हुए उसके अंदर डिपार्टमेंट भी एक सब यूनिट हो सकता है, और दोनों में जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग रिजर्वेशन को एकमोडेट किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए हम जब अपॉइंटमेंट लेते हैं तो उस वक्त जो है डिपार्टमेंटल से अपॉइंटमेंट्स लेने होंगे, जिसमें जो है स्पेशलिस्ट जो है लेक्चरर या प्रोफेसर्स की नियुक्तियां होती हैं, वो विभागीय देखना होगा विषयवार। बस मैं आपको इसके पीछे जो रीजन है वो एक राजनीतिक पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते कहना चाहता हूँ। देखिए, जब हम सरकार की बात करते हैं तो सरकार में कार्यपालिका भी है, विधायिका भी है और न्यायपालिका भी है। ये तीनों चीजें, तीनों संगठन हैं सरकार के। बस मैं ये कहना चाहता हूं कि हमें ये नहीं समझ में आता कि ये बीजेपी सरकार जो है अध्यादेशों के माध्यम से क्यों समाज को और राज्य को हाँकना चाहती है। मैं कहता हूं सरकार को प्रोएक्टिव होना चाहिए, और अगर कहीं कोई पीड़ा है तो उस पीड़ा को आक्रोश में और सड़क पे आने के पहले ही अगर सरकार संवेदनशील हो तो वो महसूस कर सकती हैं, और उस विषय को और पीड़ा के समाधान के लिए वो सदन के पटल पे उस विषय को रख सकती हैं, और सदन जो है उस पे बेहतर डिसीजन ले सकता है। संवाद के माध्यम से हम एक रेशनल डिसीजन ले सकते हैं। वो विधि बनेगी अधिनियमित होने के बाद, और उस विधि के अकॉर्डिंग ही सुप्रीम कोर्ट जो है उस मामले को देखेगा और निर्णय लेगा। कहीं भी कोई क्लैश नहीं है। लेकिन अध्यादेश की मांग तो ये लोग ये संगठन कर रहे हैं जो आज भारत बंद बुला रहे हैं। लेने दीजिए। लेकिन जब आप संवेदनशील नहीं होते, जब आप मामले को लेके गंभीर होते हैं, तो आप चाहते हैं कि ये क्लैश में कन्वर्ट हो, ये सड़क पे आए,
फिर सदन को हम साइड में करके ऑर्डिनेंस लाएं और फिर उस कम्युनिटी के अंदर अपना वोट बैंक बनाएं। ये बहुत बड़ा आरोप लग रहा है आप पर राम बाबू जी, ये बहुत बड़ा आरोप लग रहा है। नहीं, आरोप बहुत बड़ा लग रहा है आप पर। जब महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होती है तो वहाँ पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आंख में चोरियां खेलते हैं। पहले आप लोग ठीक ढंग से अपना पक्ष नहीं रखते। नहीं, सुनिए, जो उन्होंने कहा है वो ये है कि पहले आप लोग ठीक ढंग से पक्ष नहीं रखते हैं कोर्ट में। आप चाहते हैं कि फैसला जो है वो इन जो ये समुदाय हैं उनके विरोध में आ जाए। जब विरोध में आ जाता है तो ये लोग सड़कों पर उतरते हैं, फिर आप अध्यादेश के रास्ते चुनावी लाभ लेने की कोशिश करते हैं। देखिए, विरोध में जनता नहीं है, सरकार के विरोध में जनता नहीं है, विपक्षी दल है। चाहे आप सदन में देख लीजिए, फर्जी हो हा हल्ला करना सदन में इन लोगों का कार्य है। किसी भी महत्वपूर्ण विषय पर किसी भी महत्वपूर्ण विषय पर राहुल जी गंभीर नहीं दिखे हैं। देश को भ्रम की स्थिति में डाला, ये किसका कार्य है? मैं कह रहा हूं नेताजी मोदी को पुनः प्रधानमंत्री देश को क्या समझ रखा है? देश की जनता को क्या समझ रखा है? हमेशा बहकाना, हमेशा बेवकूफ बनाना। अगर कब तक? देखिए, मोदी जी, हमारी सरकार सामाजिक न्याय के पक्षधर है। ठीक है, ठीक है, विनय जी को बोलने का मौका दीजिए। देखिए, रोस्टर 18वीं शताब्दी से चल रहा। रोस्टर शब्द का निर्माण 18वीं शताब्दी में भी था। लेकिन यह जो है अपने कर्तव्यों की सूची को इंगित करता था, तब सेना के लिए किया जाता था। और आज जो इसको परिभाषित किया जा रहा है, यह एक सूची, अपने कर्तव्यों की एक सूची बनाई जाती है जिसमें विश्वविद्यालय को रोस्टर 1 में रखा जाता है, जिसमें 13 पॉइंट। देखिए, ये कुल मिलाकर के यह जो है देश को उलझाने का इस समय प्रयास करें। किसी के लिए कुछ करने का इनका प्रयास नहीं है। केवल अपने 2019 का चुनाव इनको दिखाई दे रहा है। कभी देश के नाम पे झूठ बोल रहे हैं जनता से, कभी जो है सीबीआई के नाम पे, कभी आरक्षण के नाम पे, सब पे इनका। ये जो आज कह रहे थे कि अखिलेश जी क्या आरक्षण और क्या करेंगे कि नहीं करेंगे, मैं बता दूं, अखिलेश जी ने अपने शासन काल में सभी लोगों के लिए काम किया है। आपके तरफ से जुमले नहीं दिया है, जो कि प्रधानमंत्री महोदय कहते हैं कि 1 करोड़ 35 लाख से ऊपर एबव लोगों को गैस कनेक्शन दिया गया। जरा 1 अरब 22 करोड़ के समथिंग जो है यहाँ जनसंख्या है, जरा गुणा करके देखिए कौन सा जुमला दे रहे हैं, कितने झूठ बोलते हैं। कभी कबीर जी को, गुरु नानक को एक साथ बैठा देंगे। आप पिछले समय में आपने अपने कार्यकाल प्रधानमंत्री झूठ बोलना बंद करिए और घोटाले का प्रयास कीजिए। 2019 सिर्फ घोटालों की सरकार थी, 2019 में फोकस कर रहे हैं, जा रहे हैं, उसी के लिए आप आज सीबीआई की बात कर रहे हैं। जब घोटाले कर रहे थे, सीबीआई का भय आपको सीबीआई का भय होना चाहिए था। से बड़ा घोटाला है की योजनाएं खा रहे थे, पैसा बैंक के चेयरमैन थे, नहीं दिख रही थी। हिंदुस्तान का मुद्दे से नहीं भटके। एक और पॉइंट जो छूट रहा है उसको मैं इंक्लूड कर देती हूँ डिबेट में, और उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ूंगी। मैं आपके पास आ रही हूँ दिनकर कपूर जी। जो आदिवासियों की बात है, जो 12 लाख आदिवासी करीब सुप्रीम कोर्ट के फैसले से प्रभावित हो रहे हैं, ये बार बार कहा जा रहा है, और उन पर बात होनी चाहिए। वो कहाँ जाएंगे? वो बेघर होने की स्थिति में हैं। ये जो दूसरा फैसला है, इसके बारे में भी अध्यादेश लाने की मांग की जा रही है। इसमें क्या सरकार की भूमिका आप देखते हैं, और इसको लेकर के जो बड़ी संख्या में आदिवासी प्रभावित होने वाले हैं, कैसे आखिर उनका हित प्रभावित हो रहा है? देखिए, यह जो वनाधिकार कानून बना था, हाँ। मैं आपको बताऊं, 2006 में ये कानून बना, हाँ। और उत्तर प्रदेश में 92,433 लोग ने अपना दावा पेश किया, जिसमें से 73,416 दावा खारिज कर दिया गया। और यह जो दावा खारिज किया गया, यह 2011 में खारिज किया गया। उस समय मायावती जी की सरकार थी। हम इसके खिलाफ हाईकोर्ट में गए, आदिवासी वनवासी महासभा की तरफ से। 2013 में हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया कि इन दावों पर पुनर्विचार हो। 5 साल अखिलेश जी की सरकार रही, 1 इंच भी दावे का आवंटन नहीं किया गया, 1 इंच जमीन नहीं दी गई। हाईकोर्ट का आदेश ऐसे ही छोड़ दिया गया। योगी जी की सरकार आई और उसके बाद उस सरकार ने बेदखली, पूरा सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली में जबरदस्त बेदखली शुरू की। फिर हम हाईकोर्ट गए
और हाईकोर्ट ने 24 नवंबर 2018 को ऑर्डर कर दिया कि आप पूरे दावों का पुनर्विचार करिए। यह मैं आपको उत्तर प्रदेश की हालत बता रहा हूं और सच्चाई यह है जमीनी स्तर पर कि किसी दावेदार की कोई सुनवाई नहीं हुई। एसडीएम के स्तर पे सारे दावे पड़े हुए हैं, तहसीलों में उनको घुन खा रहा है और उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट में एक जो एनजीओ है, मैं कहना चाहता हूं वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, उसने एक रिट दाखिल कर दी कि वनाधिकार कानून ही गलत है और इस कानून को खत्म कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही थी, केंद्र सरकार का कोई वकील नहीं गया। आरएसएस के लोग तमाम एनजीओज में जुड़े हुए हैं जिनकी तरफ से वो रिट की गई थी, कोई वकील नहीं गया और सुप्रीम कोर्ट ने 13 फरवरी को 11 लाख आदिवासियों को बेदखल करने का आदेश दे दिया। और अभी भी जो 27 तारीख को इस स्टे पे रोक लगाई है उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 10 जुलाई तक सारी राज्य 16 राज्यों की राज्य सरकारें अपने यहां कंप्लायंस रिपोर्ट लाएं और उसके बाद बेदखली होगी। मैं ये कहना चाहता हूं, इसीलिए अध्यादेश लाने की बात हो रही है कि यह पार्लियामेंट से पारित एक कानून है और इस कानून को कोई सुप्रीम कोर्ट कोई डेट देके रोक नहीं सकता। इसलिए अध्यादेश लाया जाए ताकि दावों की मैं एक उदाहरण आपको दे रहा हूं झारखंड का। झारखंड में 87 लाख आदिवासी हैं और हम झारखंड का दौरा किए, 1,61,000 दावे मात्र आदिवासियों के और अन्य वनवासियों के जमा हुए हैं। हाँ। जिसमें से 1 लाख दावे खारिज कर दिए गए। ये हालत है झारखंड की और जबकि वहां भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार। दो सवाल यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण खड़े हो रहे हैं। एक तो ये कि किसी एक पार्टी को दोष क्या दें, तमाम पार्टियां जो हैं उन्होंने आदिवासियों के साथ छलावा किया है, और दूसरा ये कि केंद्र सरकार का कोई वकील अगर नहीं गया सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखने के लिए तो समझिए कि सरकार की कितनी बड़ी जिम्मेदारी बनती है। इसलिए एक एक करके मैं आप दोनों के पास आऊंगी। पहले विनय कुमार जी आप जवाब दीजिए, फिर उसके बाद राम बाबू जी मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, इसके जो आप रोस्टर प्रणाली का सब लोगों ने बताया भी है क्या है कैसे है। सीधी सी बात बता दूं, यह सरकार सूट बूट वालों की सरकार है। यह जो है गरीबों से इनकी 36 का आंकड़ा है। गरीब इनको पसंद ही नहीं है। अभी आप देख लीजिए, लखनऊ के अंदर ही देख लीजिए, जितने पटरी दुकानदार बेचारे ठेला जो सवाल पूछा दिनकर जी ने उसका जवाब दे दीजिए। मैंने आदिवासियों के संदर्भ में सवाल पूछा अभी नहीं, आदिवासियों के 5 साल हम कम से कम 5 पत्र मुख्यमंत्री जी के यहाँ दिए कि हाईकोर्ट का आदेश है, आप कंप्लायंस करिए, जमीन दे दीजिए। लेकिन अच्छा, उसमें ऐसा भी नहीं है कि मैं इस पर सीधा सा बता दूं अर्केश जी, जो पुश्तैनी कब्जे हैं उन्हीं को आपको देखना है कि 13 दिसंबर 2005 के पहले अगर किसी का कब्जा है तो आप उसको एक अधिकार दे देना है, वो डीएम आपका एक पट्टा आवंटित कर देगा। देखिए, यह छोटा सा काम भी अखिलेश जी और मायावती जी की सरकार ने नहीं किया। अखिलेश जी के ही समय आया था कि गांवों में अगर किसी सरकारी जमीन पर किसी का भी 10 साल से ज्यादा समय तक वहां पर अगर वह वनाधिकार 13 जो कि आर्टिकल 13 में पेज नंबर 2 और 3 पे पहला और दूसरा नंबर है भारत सरकार के आर्टिकल में, देख लीजिएगा, उसमें वनाधिकार के नियम के तहत दिया गया। उसी को अनुपालन करते हुए अखिलेश जी के समय में, हमारे समाजवादी पार्टी के समय में यह दिया गया था कि 10 साल से ज्यादा समय तक कोई भी व्यक्ति अगर किसी जमीन पर वास करता है, अगर उसके पास उसके सिवा और कोई जमीन नहीं है, 1 इंच जमीन नहीं है, उसे वह आवंटित कर दिया जाए। ठीक है, हाँ, उसे वह आवंटित कर दिया जाए। तो मैं इसमें यही बता रहा था, 1 इंच जमीन का आवंटन नहीं हुआ तो नहीं, मैं बता रहा हूँ नहीं, हमारे सरकार में हुआ था और इस सरकार में उन जमीनों को के साथ जो हरकत कर रही है हमारे गोरखपुर में, बता दें आपको सुब्रा जी, मैं बता दूं, एकदम जीवंत उदाहरण बता दूं, अभी 4 लेन का निर्माण हो रहा है गोरखपुर में, जहां पर जो सड़क के किनारे जो जमीनों पे लोग आते हैं, जो उन्होंने अपना घर बसा रखा है, 100 साल 50 साल हो गए उनको बसाए हुए, लेकिन आज उनको उस पर से बेदखल किया जा रहा है। 1 रुपए का मुआवजा इस सरकार में नहीं दिया जा रहा है। के बाद बेदखली बढ़ गई। राम बाबू जी जवाब दीजिए। और सुप्रीम कोर्ट में वकील नहीं गया आप लोगों का? सुब्रा जी, वकील नहीं गया, उसके कई कारण हो सकते हैं, उसके लिए आरोप लगाना ठीक नहीं है। हो सकते हैं उसके बता रहा हूँ कांग्रेस की सरकार गरीबों की चिंता किस तरीके से कर रही है। मैं पहले अपनी बात करता हूँ, फिर आपके पास आ रहा हूँ। किसी को भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी भी व्यक्ति को बिना नुकसान पहुंचाए
सामाजिक न्याय के पक्षधर है और उसी के तहत कार्य करेगी। और कांग्रेस के साथी हमारे कह रहे हैं, ये जरा मैं इनको अभी मध्य प्रदेश ले चलता हूँ, वहाँ पर ये गरीबों के लिए जो कन्या का विवाह कराने के लिए जो वहाँ दारू देसी और विदेशी के लिए अनुदान दे रहे हैं, उस पर नहीं कुछ कहना चाहेंगे? ये गरीबों के पक्षधर हैं या देसी या विदेशी के पक्षधर हैं? ये बताएं जरा हमको। ये अनुदान बीड़ी और तंबाकू के लिए वहाँ बांट रहे हैं। इस पर आप गुजार करा रहे हैं। सरकार ने बीड़ी तंबाकू के लिए पैसे नहीं बांटे हैं। अब कांग्रेस की सरकार आई है, कांग्रेस की सरकार वहाँ पर। झारखंड का तो बता दीजिए ना, पूछ रहे हैं दिनकर जी। झारखंड का भी मैं बता रहा हूँ ना, मैंने तो कह रहा है कि हमारी सरकार किसी भी प्रकार किसी भी व्यक्ति को बिना नुकसान पहुंचाए, मैं आपकी ही बात का जवाब दे रहा हूं, और सामाजिक न्याय के पक्षधर है, रहेगी। इसीलिए अडानी को लगातार मजबूत बना रहे हैं। यशवंत जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। यशवंत जी। मैम, मैं 1 मिनट लूंगा पृष्ठभूमि की व्याख्या करने के लिए। मैम, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी है राज्य के इस्टेब्लिशमेंट के लिए कि राज्य क्यों बना। राज्य बना तो उसमें हमने जो अधिकार राज्य से पाए, अपने सारे अधिकारों को उसे सौंप के, वो था जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार। जीवन का अधिकार जीविका का ही अधिकार है। जल, जंगल, जमीन की जो अवधारणा है, जो हमारे आदिवासी भाई वहाँ रहते हैं, उनकी जीविका और उनकी संपत्ति, ये अधिकार हैं जो स्टेट को स्थापित करने का उद्देश्य है। अगर कोई स्टेट किसी व्यक्ति या समाज को यह अधिकार नहीं दे सकता तो वो स्टेट ही फेल हो जाता है, सरकार तो बहुत दूर की बात हो जाती है। और कभी भी जीवन और जीविका के विरोध में विधि नहीं होनी चाहिए, वो किसी भी पार्लियामेंट की विधि हो। और सरकार थी तब आपको ये सब बातें नहीं याद आती थी। मैं कह रहा हूं, मेरी बात सुनिए, मैं आप ही की बात के जड़ को खोद रहा हूं। और विधि के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। बीजेपी की जो सरकार है वो न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष न रख करके उसने आदिवासी भाइयों के जीवन और जीविका के आधार पर उसने आघात किया है, निर्मम आघात किया है। इससे एक संवेदनहीनता उजागर होती है। दिनकर जी, मैं एक चीज मैं और कहना चाहूंगा और आप लोग के संज्ञान में ला दूं। देखिए, ये जो भारतीय जनता पार्टी है, इसका दर्शन ही आदिवासी विरोधी है। ये आदिवासी को आदिवासी नहीं कहती, वनवासी कहती है। क्योंकि आदिवासी जैसे ही कहेंगे, आदिवासियों की अपनी सभ्यता, संस्कृति, इतिहास सब कुछ है, वो भारत के मूल निवासी हैं। मैं एक उदाहरण आपको और बता देना चाहूंगी बताना चाहूंगा सुमन जी। सोनभद्र जिले में 70,000 उरांव जाति के, धांगर जाति के लोग रहते हैं। भाजपा की सरकार ने अपने एक मंत्री को बचाने के लिए, एसपी सिंह बघेल को बचाने के लिए, आज धांगर जाति के जाति सर्टिफिकेट को जारी करने पर रोक लगा दी है। वो केस कोर्ट में चला, और कोर्ट में नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, कोर्ट में PIL विड्रॉ कर ली गई है। और उत्तर प्रदेश की सरकार ने आज तक निर्णय नहीं लिया, जबकि आर्टिकल 341 के तहत उत्तर प्रदेश की सरकार को कोई अधिकार नहीं था। लेकिन उस धांगर जाति का यह अन्याय है कि राबर्ट्सगंज की लोकसभा की सीट भी वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा। कई तरह के आरोप लग रहे हैं केंद्र सरकार पर भी, और जो बात आपने कही उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर भी। मैं आपके पास आना चाहती थी हरिकेश, लेकिन कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से मैं आ नहीं पा रही हूँ। वक्त मेरे पास इतना ही है, लेकिन अब देखना होगा कि इलेक्शन से पहले क्या सरकार अध्यादेश लेकर आती है, क्योंकि आखिरी कैबिनेट मीटिंग होगी, उसमें अगर कोई फैसला हो जाता है तो ठीक है, क्योंकि उसके बाद फिर इस तरह के फैसले नहीं हो पाएंगे, अध्यादेश नहीं आ पाएगा। और इसीलिए इस भारत बंद के जरिए सरकार पर यह दबाव बनाने की कोशिश है कि कुछ फैसला जल्द से जल्द ले। आप देखते रहिए नेशनल वॉइस।